नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं 2011 के फर्स्ट सीटिंग का क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चंस बैंक को एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आज हम आप लोग को ये जानकारी दे देना चाहूँगा कि 2011 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे 2011 के का। चलिए, हम लोग समय नहीं आप लोग का वेस्ट करते हुए हम पहला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर और हम क्वेश्चन जैसे बोलेंगे वैसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम पहला बोलने जा रहे हैं, आपको हम मूव करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हीलियम जो है ये कैसा तत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम एक प्रकार के अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम कैसे गैस होते हैं? एक प्रकार के अक्रिय गैस होते हैं, मतलब निष्क्रिय गैस होते हैं। क्रियाशील तो हो नहीं सकते हैं, सक्रिय हो नहीं सकते हैं, उदासीन हो नहीं सकते हैं। तो ये जब भी होगा तो अक्रिय गैस ही होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जल में, किसमें? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात बताइए। जल और हाइड्रोजन में देखिए, सूत्र पहले क्या होता है ये पहले सीखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। हाइड्रोजन का कितना अंग है सर? देखिए तो इसमें हाइड्रोजन 2 है। चलिए ठीक है, 2 है, रेशियो लेते हैं। चलिए, रेशियो बड़ा अक्षर में लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है सर? कुछ नहीं है तो सर 1 है, तो ऑक्सीजन 1 हो गया। तो अनुपात कितना हुआ सर? 2:1 हो गया। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर? हाँ सर, 2:1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दिस योर करेक्ट आंसर। चलिए ना, हम ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, फिर समझते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी जो प्रेडिकेट वाला आप लोग पढ़ते होंगे उस आवर्त सारणी की बात कर रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका ना तो धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है। मतलब सिलिका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सिलिका ना धातु है ना अधातु है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक पार्ट से है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो OH जो होता है छोटू, वो अल्कोहल होता है। OH जहाँ आपको दिख जाए, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, ये अल्कोहल का ये ग्रुप हो जाता है छोटू। OH जब भी आपको दिखे, OH जो है ना, ये जो फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन अल्कोहल का फंक्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग विस्तार चर्चा करते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रहता है? हमारे वातावरण में, प्रकृति में, नेचर में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रहता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन पर कैसे संतुलन होता है, संतुलन कैसे रहता है। संयोजन क्रिया के द्वारा? जी नहीं। अपघटन के द्वारा? जी नहीं। इनमें से कोई ये तो हो नहीं सकता। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? आप लोग को बता देना चाहूँगा, हम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में छोटू कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 7। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत, हाँ, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा।
कि चला कि अंदर एडीपी के टूटने से, हाँ, शोषण की क्रिया के अंदर एक एडीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो वो ऊर्जा आपका हो जाएगा 7 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हो गया आठवां क्या कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। चलिए ऑप्शन हम भी दिखाना प्रयास करूंगा और ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम आशा रखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो पहले 2, 8, 1, 4। अब आप लोग को बोलना है कि कौन सा आंसर होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो वो 4 कोष्ठक होते हैं, ना 2, ना 8, ना 1, 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट कहने का मतलब 9 पर, मानव हृदय का हमारे हार्ट का औसत प्राकुचन दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg। 120 ब्लड प्रेशर जो मापता है, बोलता है ना कितना ब्लड प्रेशर है मानव का, तो वो होना चाहिए 120 mmHg होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पौधों में, किसमें, पौधों में वाष्पोर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और ज़बरदस्त होता है। चलिएगा हम 10 तक चल चुके थे, 11 में आप आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आता है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जब भी करेक्ट आंसर होगा 11 का, तो वो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रो में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। हाइड्रो में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, हाइड्रो में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो मैं देना चाहता हूँ कि हाइड्रो में जो प्रजनन होता है वो आपका 12 का हो जाएगा बी, मुकुलन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा। चलिएगा क्वेश्चन साइंस फिजिक्स का आ गया, किस माध्यम के अपवर्तनांक या किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो मैंने स्नेल के नियम में या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा के नियम में मैंने बताया था कि म्यू बराबर नियतांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण उपयुक्त होते हैं। देखो तो दाढ़ी बनाने में छोटू हम लोग समतल का भी कर सकते हैं, लेकिन अवतल का भी कर सकते हैं, उत्तल का तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से कौन आंसर सही होगा सर। अगर अवतल नहीं रहता तो मैं समतल मार कर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम समतल नहीं मारेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवतल पहले से दे रखा है, और अवतल इसलिए इसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है, बड़ा छोटा छोटा बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण ही हम लोग परचेस करेंगे। अगर दोनों रहता तो हम दोनों भी मार सकते थे, केवल समतल था तो समतल ही मार सकते थे, लेकिन नहीं, जब अवतल के साथ समतल दिया तो समतल गलत, अवतल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, और वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15वां का सभी दिखाई पड़ना चाहिए क्वेश्चन सही। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण अधिक झुका होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, याद होगा चाहे भूल गए होंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म होता है, पढ़े होंगे आप लोग। आज जब यहाँ से कोई प्रकाश जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से टकराने के बाद ये अलग अलग रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें से एक किरण जो होता है सबसे ज़्यादा झुक जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है किरण, उस किरण का नाम क्या होता है, तो उस किरण का नाम होता है बैगनी किरण, जो सबसे ज़्यादा झुकाव होता है।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कहता है विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मीय। क्या हो जाएगा? उष्मीय। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो प्रतिरोध देखिए हम फार्मूला जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर आई आर जानते हैं। तो आर का मान निकालना है तो V बटे आई, तो आर बराबर V बटे आई। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए हम अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं 18 की ओर। डायनमो जो है, डायनमो किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है? दृष्टि धारा जिसको हम लोग DC कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग AC कहते हैं। तो जहाँ तक जानकारी होना चाहिए आप लोगों को कि डायनमो जो होता है वो दोनों प्रकार के करते हैं। तो दोनों कहीं है ऑप्शन? हाँ, दोनों सी में, सी हो जाएगा सही। फिर आपको 19 नंबर का आता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो ये तो सिंपल है कि साफ जल में रहते हैं। डेंगू जब भी कभी रहेगा तो साफ जल में रहेगा। कहाँ रहेगा? तो साफ जल में रहेगा। कौन से जल में रहेगा? तो साफ जल में रहेगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं है। तो यहाँ लकड़ी तो है, चलिए बहुत अच्छा, ही तो होने का। गोबर तो है ही है, नहीं होगा। कोयला भी है ही है, नहीं होगा। तो यही एक है जो नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा आपका नष्ट होगा। इस प्रकार से 2011 के सेट ए आपका समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे। और जो हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।